कर्नाटका के बेंगलोर में एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ था जिसकी जब तहकीकात की गई तो ऐसे तथ्य और सच सामने आए जो उस ज़माने में सबको हिला के रख दिया था। वो चीज़ें आज भी रेलेवेंट हैं। कैसे एक सीट बेल्ट के वजह से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व हुआ। इस केस में लॉ, आर्मी और टेक्नोलॉजी की कंपनियां तक रिलेटेड थे। क्या थी उस केस की पूरी कहानी, चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अनमेश टीवी पर। सन 2023 कर्नाटक के बेंगलुरु, अब तो बेंगलुरु हो गया है, पहले वो बेंगलुरु नाम से जाना जाता था। वहाँ पे एक बड़ा ही टैलेंटेड नौजवान रहता था। उम्र तकरीबन 27-28 साल थी। नाम बीवी गिरीश। सुपर टैलेंटेड, पढ़ाई में अच्छा, अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला और इंटेल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर डेवलपर की नौकरी करने वाला। दोस्तों, आज के ज़माने में इंटेल कंपनी में जॉब लगने का मतलब होता है कि आपने टेक्नोलॉजी फील्ड में ज़रूर कुछ एक्सेप्शनल किया है, तभी आपकी नौकरी लगती है। उस व्यक्ति की नौकरी जब लगी थी तो उस एरिया में वो पहला व्यक्ति था जो इंटेल में काम करता था। पूरा परिवार एक पोर्श एरिया में रहता था, उसके बावजूद सबको बीवी गिरीश पे गर्व था क्योंकि वो एक टैलेंटेड, मेहनत करने वाला नवयुवक था। अब ये बात है सन 2003 की। सन 2003 में जब गिरीश नौकरी करने लगा, माँ बाप का दुलारा लड़का था, तो घर वालों ने सोचा कि अब उसकी शादी कर दी जाए। हमारे भारतीय संस्कृति में ये होता है कि जब आप सेटल हो जाते हैं तो एक शादी होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि फिर आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, अपनी लाइफ सेट हो जाती है, सारी चीज़ें आपके साथ बढ़िया होती है। तो यही सोच के बीवी गिरीश के जो माता पिता थे उन्होंने अपने जान पहचान वालों को, अपने जितने नियर बाय रिलेटिव्स हैं उनको ये बताया कि हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं। इसी बीच में लड़कियों का जो ढूंढने का सिलसिला था वो चल पड़ा था। पास में एक व्यक्ति रहते थे, बड़े ही नामचीन वकील थे और उनका नाम था शंकर नारायण। शंकर नारायण को जब ये बात पता चली तो वो भी अपनी लड़की, जिसका नाम शोभा था, उसके लिए एक वर ढूंढ रहे थे। दिखने में अच्छा बैकग्राउंड का, परिवार भी ठीक, अच्छी नौकरी, ये सारी ही चीज़ें जब मैच हो गई तो शंकर नारायण ने गिरीश जी के माँ बाप से अपनी लड़की के रिश्ते की बात की और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, बातचीत हुई, दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई और ये तय हुआ कि शोभा से गिरीश जी की शादी होगी। अब 2 डेट रखी गई। उस समय सन 2003 चल रहा था, तो सन 2004 में उनकी शादी की डेट फिक्स हुई, जो कि थी 11 अप्रैल। और सन 2003 30 नवंबर को दोनों के बीच में, यानी गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट की डेट भी निकाल दी गई। अब जब शादी तय हो गई, लोग सब खुश थे, दोनों परिवार खुश थे, आपस में बातचीत शुरू हुई। सन 2003 में सभी के पास मोबाइल नहीं था, पर मैंने आपको बताया कि दोनों ही परिवार काफ़ी अच्छे थे, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, ऑपुलेंट थे, तो दोनों ही बच्चों के पास मोबाइल्स थे। तो धीरे धीरे जब शादी फिक्स हो गई तो वो लोग एक दूसरे को कॉल करने लगे, टेक्स्ट मैसेज होने लगे, लेट नाइट कन्वर्सेशन होने लगी, जो कि अमूमन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब इसी में एक दिन शोभा ने गिरीश से पूछा कि क्या हम पास के HAL एयरपोर्ट पे फाइटर जेट की उड़ान देखने चले। तो इस पे जो गिरीश थे उनको कोई एतराज़ नहीं था। शोभा ने ये भी कहा कि उसके पहले हम लोग कहीं लेट नाइट डिनर चलते हैं। इस पे भी गिरीश ने हामी भर दी। दोनों परिवार एक दूसरे से सहमत थे, उनको पता था कि बच्चे अच्छे हैं तो कोई गलत कार्य करने का कोई सवाल नहीं उठता था। तो गिरीश और शोभा पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें ही होती हैं उनके साथ। उसके बाद गिरीश कहता है कि शोभा, तुम्हें फाइटर जेट्स की उड़ान देखनी थी तो चलो, पास में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एयरपोर्ट है, जहाँ पे जितने भी फाइटर प्लेन बनते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी उड़ान भरी जाती है।
तो वहाँ चल के हम लोग प्लेन देखते हैं। शोभा भी इस बात को लेके बड़ी खुश थी, बड़े अच्छे रोमांटिक मूड में थे। दोनों वहाँ जाते हैं, खड़े होके एक तरफ से प्लेन की उड़ान देख रहे होते हैं। इसी बीच में कुछ ऐसा घटता है जो दोनों ही लोगों के लिए एक दुख का सबब बनता है। गिरीश जब खड़े होकर प्लेन की उड़ान देख रहे थे शोभा के साथ हाथ पकड़ के, तभी पीछे से कोई अनजान व्यक्ति आता है और लोहे की रॉड से गिरीश के सर पे बेदर्दी से वार करता है। वार इतना तगड़ा था, इतना खूंखार था कि गिरीश तुरंत गिर जाते हैं, सर फट जाता है और जो ब्लड होता है वो फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगता है। ये देखते ही शोभा एकदम बेसुध हो जाती है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है। वो घबरा के चिल्लाती है कि बचाओ। जो जो भी चीज़ें उनके जहन में आई होगी उन्होंने की। ये सारी चीज़ें जब लोगों ने सुनी तो दौड़ के पास आए। बहुत लोग मदद नहीं करते हैं, आपको पता है, ऐसे मौक़ों पे, पर वो एक एयरफोर्स बेस के पास चीज़ें थी, तो वहाँ पे एक आर्मी मैन गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी, वो शोभा और गिरीश के पास गए, शोभा को सांत्वना दी और कहा कि मैं इसको ले चलता हूँ अस्पताल, सब सही हो जाएगा। उधर बीच जो आर्मी वाले जो मदद के लिए आगे थे, उनका नाम था सुजेश कुमार। सुजेश कुमार जी ने शोभा के साथ मिलकर गिरीश जी की जो शरीर था, चोटिल शरीर, उसको उठाया, गाड़ी के पीछे वाले सीट पे रखा और फिर शोभा के साथ नज़दीकी जो अस्पताल था जिसका नाम था मणिपाल हॉस्पिटल, जो बड़ा फेमस हॉस्पिटल है बेंगलोर में, वहाँ पे चल दिए। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। दोनों परिवार को जब सूचित किया गया तो ऐसा लगा कि मान लो कोई धरती खिसक गई हो। दोनों परिवार पे एक दुख का, गम का पहाड़ गिर गया। लोग, दोनों परिवार के लोग वहाँ अस्पताल में पहुँचे। जब अस्पताल में पहुँचे तो पता चला कि गिरीश जी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सारी चीज़ें चल रही थी। अब जब इतना हाई प्रोफाइल मामला था, दोनों ही परिवार बड़े अच्छे घराने के थे, काफ़ी पैसे वाले थे, तो ये धीरे धीरे खबर नज़दीकी थाने पे भी पहुंची कि वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। कुछ ऐसे कुछ लोगों ने थाने वालों को बताने की कोशिश की, पर जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। जब गिरीश जी को मृत घोषित किया गया, उसके 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही शोभा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि विवेक नगर थाना था, वहाँ जाती हैं और पुलिस वालों को सारी ही जो आप बीती थी वो सुनाती हैं। वो बताती हैं कि किस तरीके से वो लोग पहले लेट नाइट डिनर पे गए, फिर नज़दीकी एयरपोर्ट के पास वो फ्लाइंग जेट्स को देखने गए, पीछे से हमला हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ साथ शोभा ने बताया कि उन्हें लग रहा है कि ये एक लूट का मामला था, क्योंकि उन्होंने कई सारी ज्वेलरी पहनी थी। तो ये चीज़ें शोभा ने पुलिस वालों को बताई। पुलिस ने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। अब पुलिस जब प्रारंभिक जांच करती है तो उनको कोई ऐसे बड़े सबूत नहीं मिले जो किसी तरीके से इस केस को सुलझा सकते थे। तो पुलिस ने सबसे पहले काम ये किया कि आसपास के जितने भी लोग थे उनसे थोड़ी तहकीकात की, उनसे सवाल जवाब किए। फिर उनके दिमाग में आया कि जो मेन आदमी जिसने गिरीश और शोभा को अस्पताल छोड़ा है, सुजेश कुमार, जो आर्मी मैन थे, उनको उन्होंने समन किया कि आप आइए थाने में और अपनी गवाही दीजिए। जब सुजेश कुमार आए, गवाही दी, तो सुजेश कुमार और शोभा की दोनों की बातें एकदम डिट्टो थी। मतलब दोनों की जो गवाही थी दोनों सेम टू सेम थी, तो पुलिस को कोई शक नहीं हुआ। जब चीज़ें आगे चलने लगी, तकरीबन 10-20 दिन बीत गए। अब पर डे पुलिस वालों के पास फ़ोन आने लगे। उस समय जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनका नाम था के नाइनिया और वो विवेक नगर थाने के इंचार्ज थे। उनके पास जब प्रतिदिन बड़े बड़े लोग फ़ोन करने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बना। अब उनको ये नहीं समझ में आता था कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इधर ही बीच जब सुजेश कुमार जी से उन्होंने गवाही के लिए उनको बुलाया था, उनसे गवाही ले रहे थे कि गवाही कह रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे थे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको आप बताएं। तो उन्होंने पूछा कि क्या सुजेश कुमार जी आपको ऐसा कभी भी लगा कि कोई एक ऐसा मोमेंट है जो बड़ा अजीब सा है? उस पर सुजेश कुमार जी ने पहले सोचा और फिर बोला, हाँ सर, एक मोमेंट ऐसा आया था जब मैं शौक में रह गया था, पर फिर मुझे लगा कि मेरा ध्यान गिरीश जी को बचाने में था, तो वो चीज़ें स्किप कर गई। तो पुलिस वाले ने पूछा वो कौन सी चीज़ थी? तो सुजेश कुमार बताते हैं कि जब
गिरीश ज़मीन पे पड़े हुए थे तो मैंने और शोभा ने उनकी बॉडी उठाई और पीछे सीट पे रख दिया। अमूमन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको लगता है उनकी कार गंदी हो जाएगी या अपशगुन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो जब गिरीश को पीछे वाले सीट पे रखा गया तो जो शोभा थी वो गिरीश को रखने के बाद आगे वाली ड्राइवर के बगल में जो सीट होती है वहाँ पे बैठ के सीट बेल्ट लगा ली उन्होंने। तो मुझे अजीब लगा कि एक व्यक्ति जिनका मंगेतर एकदम लहूलुहान है उसको छोड़ के क्यों आगे बैठ गई। फिर मुझे लगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी होगी, वो कुछ लोग मजबूत होते हैं, वो आगे बैठी थी ताकि वो मणिपाल हॉस्पिटल का रास्ता बता सके, इसलिए वो आगे बैठी थी। इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई। अब जब ये बात वहाँ के जो पुलिस वाले थे कि नानिया ने सुनी तो उनको दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने ये योजना बनाई कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दूसरे तरीके से वो हैंडल करेंगे। सबसे पहले वो जाते हैं, उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, 2003 था, फ़ोन्स थे पर जो बहुत अमीर लोग थे उन्हीं के पास थे। तो फ़ोन्स की डिटेल निकलवाने के लिए जो आईटी सेल होता था वहाँ जाते थे। पहले तो बड़ा मुश्किल था वो सारी चीज़ें, आपने बिहार में देखा होगा, यूपी में देखा होगा, कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जो अपना सिम यूज़ करते थे, फेंक देते थे। आज के ज़माने में अगर वो ऐसा करेंगे तो अगले ही दिन पकड़ा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेन दो चीज़ जो पुलिस वालों को बड़ी अचंभित कर रही थी वो ये थी कि पहले तो वो गिरीश को पीछे रख के आगे क्यों बैठी, दूसरी ये कि जब किसी लड़की के मंगेतर की मृत्यु हो गई है अस्पताल में तो वो अस्पताल में ना रह के अपने से पुलिस स्टेशन क्यों आई, और आई तो सारी जांच कराई, चलो वहाँ तक ठीक है, पर वो बाबा ये एम्फेसिस कर रही थी कि ये रॉबरी का केस है, रॉबरी का केस है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है वो तो अलग चीज़ होती है, पर अगर कोई सामने ही वाला बोले तो पुलिस को शक होता है कि इसे इतना श्योर कैसे है कि ये रॉबरी का केस है। तो पुलिस ने इन पहलुओं पर काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया, तहकीकात की और कॉल डिटेल्स निकालवाई, तो पता चला कि जो गिरीश थे वो फ़ोन करते थे दिन में 3 या 4 बार, जब भी फ़ोन करते थे शोभा को तो वो उन्हीं से बात करते थे और कोई भी अनयूजुअल डिटेल्स उनके कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं मिली। फिर पुलिस ने सोचा कि शोभा की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए। शोभा की जब कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि एक नंबर पे शोभा काफ़ी बार बात करती थी और वो नंबर गिरीश का भी नहीं था। और जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ उस दिन भी 10 से 11 बार बातें हुई और बातें काफ़ी लंबी होती थी। जब पुलिस ने उसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये नंबर अरुण वर्मा नाम के एक व्यक्ति का है। जब अरुण वर्मा की तहकीकात की गई तो पता चला कि वो शोभा के कॉलेज का जूनियर है। शोभा लॉ की तैयारी कर रही थी, एक बड़ा बढ़िया कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने लॉ की तैयारी की थी। तो जब डिटेल्स निकलवाई गई तो देखा गया कि शोभा और अरुण के बीच में कई बार कई महीनों से बातचीत होती है, कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी रात में भी लंबी लंबी बातें होती थी। अरुण के साथ बात जब होती थी, शादी फिक्स हो गई, तब भी ये होती थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग गई कि शोभा भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, पर बिना सबूत के वो अपनी तहकीकात को गिरफ्तारी में नहीं बदलना चाहती थी। फिर उसने अरुण कुमार के डिटेल्स निकलवाना शुरू किया। पुलिस को जब डिटेल्स मिली तो पता चला कि अरुण कुमार भूल दिया मैंने, अरुण वर्मा जो थे उनके 2 रिश्तेदार थे, दिनेश और वेंकटेश। जब पूरा ये घटनाक्रम हुआ था, जिसकी तारीख मैं आपको बताऊं, तारीख थी 3 जनवरी सन 2004, जिस दिन गिरीश पे हमला हुआ था। उस दिन अरुण वर्मा दिनेश और वेंकटेश से काफ़ी बार बात करते हैं और फिर जब इनकी टेक्स्ट मैसेज को खंगाला गया तो अरुण वर्मा का एक टेक्स्ट मैसेज शोभा के मोबाइल में पाया गया जिसमें ये था कि अरुण वर्मा बोल रहे हैं। अमूमन लड़कियां ज़्यादा घबराई होती हैं, पर इस केस में अरुण वर्मा घबराए थे और उन्होंने कहा कि शोभा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हो रहा है। तो शोभा ने उनको रिप्लाई किया कि यहाँ पे सब चीज़ मैनेजेबल है, सब कंट्रोल में है। उल्टा था, यहाँ लड़की ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और जो अरुण वर्मा थे वो कम कॉन्फिडेंट थे। जब लोगों ने उनके दोस्तों से और कलीग्स से कॉलेज में बात की तो पता चला कि दोनों के बीच में रिलेशन है और तहकीकात हुई। तो शोभा के परिवार वालों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने भी बताया कि उनको इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उन इस रिश्ते से खुश नहीं थे, तो इसीलिए वो शोभा की शादी गिरीश से करना चाहते थे। अब पुलिस के पास सारे सबूत थे,
सारे गवाहों को जुटाया गया, सारे सबूत, फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें मिल सकती थी वो सारी जुटाई और उस बेसिस पे शोभा की गिरफ्तारी होती है और उनके जो लवर थे जिनका नाम अरुण वर्मा था और उनके भाई दिनेश और वेंकटेश की भी गिरफ्तारी होती है। इस तरीके से एक आगे बैठना, मतलब कार में आगे बैठना और सीट बेल्ट लगाने से एक केस कैसे सॉल्व हुआ। वो आर्मी वाले थे, शायद इसलिए उनका दिमाग इतना तेज़ था, नॉर्मल आदमी होता तो शायद वहाँ तक सोच भी ना पाता। तो उन तीनों को ही, अरुण वर्मा, दिनेश, वेंकटेश और शोभा को गिरफ्तार कर लिया गया और सज़ा दी गई। अभी हाल ही में राजा रघुवंशी का भी केस ऐसे हुआ था। लोगों को लगता है कि ये चीज़ें नहीं है, पर हमारे जो सोसाइटी में है ऐसे डेविल जिनको बोला जाए, शैतानी लोग हमेशा से रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई ऐसी कहानी जो आप मुझसे सुनना चाहते हो उसका भी वर्णन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बहुत दिनों बाद वीडियो डाला हूँ तो आपके प्यार का आभारी हूँ। कोशिश ये करिएगा कि अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही देते रहे, लुटाते रहे, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। अगले वीडियो के साथ आपका दोस्त अनिमेश आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।